बी क्लास 24 स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आई होप मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और वो वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। लेट्स स्टार्ट विद सेशन। यहाँ पे ग्रुप डी के हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने लग रहे हैं जो कि 2025 के अंदर पूछे गए प्रश्नों के सारे सवाल हैं। ये सेट नंबर 8 है, ऑलरेडी कर चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया इन सारे सेट्स में मिला के मैं आपको लगभग जो है 20 से 25,000 क्वेश्चन यूट्यूब पे कराऊंगी। लेकिन थ्योरी वाला पार्ट आपने खुद से कंप्लीट करना है क्योंकि हम यूट्यूब पे किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन को ना रखते हुए थ्योरी को हम क्लास 24 की जो एप्लीकेशन है उस पे कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो पूरा होगा। इसके चलते हम जितने भी सेगमेंट हैं हमारे, जो कि आपका थ्योरी वाला सेगमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि ये 5000 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं। जब आप हर चैप्टर करते हो तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड आने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सेगमेंट आप क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो। क्लास 24 एप्लीकेशन पे डेली आपके टेस्ट भी अपलोड होते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि किसी भी तरीके से आपका जो क्वेश्चंस पैटर्न है या जो क्वेश्चंस है ना वो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोई भी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ हो रही है और ये सारा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा गति समीकरण किसी कण का अंतिम वेग से स्वतंत्र है? यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की ऐसी कौन सी नियम या फिर सूत्र है जो कि वेलोसिटी फाइनल वाली से इंडिपेंडेंट है? तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम कैसे लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, राइट, v से। तब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में तो v के ही फॉर्मूले से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार देखो यहाँ पे v नहीं है, v स्क्वायर v, तो जो वैल्यू में या जिस इक्वेशन के अंदर v की वैल्यू को रखा ही नहीं है तो वो तो इंडिपेंडेंट हुई। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन? इनमें से कौन सी धातु को हम डिस्टिलेशन के द्वारा इसका आसवन करते हैं? तो डिस्टिलेशन मेनली उन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, क्लियर है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन हम उनके लिए या उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जिंक, मरकरी और कैडमियम, आप याद रखिए जिंक, मरकरी और कैडमियम, इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होता है, तो जिंक जो है वो आंसर होना चाहिए, जिंक, राइट। What happen when a pendulum bob swings from its mean position to the extreme position? तो पेंडुलम का ये बॉब है और अपनी मीन पोजीशन से जब वो एक्सट्रीम की तरफ जाता है, मान लीजिए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्चुअली इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्या क्या चेंजेस आते हैं सिर्फ वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपकी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी? नहीं, देखो टोटल एनर्जी कैसे आप डिक्रीज बता सकते हो? बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इंक्रीजेस? नो, पोटेंशियल एनर्जी अपनी मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो डिक्रीज नहीं होगी, उल्टा इंक्रीज होगी। यानी कि हाइट जो है बढ़ेगी इसकी यहाँ पे, तो हाइट के बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस जब कोई भी वस्तु, पेंडुलम का जो ये बॉब है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट क्योंकि बढ़ रही है इस वजह से। ठीक है, which of the following statement best explains why hormonal contraceptive pills have side effect? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे तरीके से हमको ये बताता है कि जो हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियां एक्चुअली जो आती है, सीधा सा बात करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो, राइट। अब उसमें अगर कंज्यूम किया जाता है तो उसमें ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपके बॉडी के किसी भी फीमेल की जब कंज्यूम करती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो उनके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को अप एंड डाउन कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेगनेंसी को रोकते हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है उसको कम करते हैं, एंड इट इज नेवर एडवाइजेबल
टू यूज दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि वो हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं नेचुरल वे से काम करने में। और उसके अलावा भी कई कई फीमेल्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इतने ज्यादा खतरनाक नतीजे होते हैं कि फिर फ्यूचर में ना प्रेगनेंसी अचीव ही नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाती है, या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है। सी ईस्ट्रोजन जो है वो एग के मैच्योर होने के लिए जरूरी होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है, राइट। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेगनेंसी के हार्मोन को लो करती हैं, रोकती हैं, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। देखो प्रॉपर्टी जहां पे शब्द लिख के आ जाएगा ना प्रॉपर्टी, तो ये किसी के गुण की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में से याद रखिए प्रतिरोधकता किसी भी मटेरियल के कैरेक्टर या गुण को दर्शा रहा है, तो रेजिस्टिविटी करके याद रखना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस नोन एज? स्फेरिकल या गोलाकार लेंस की परिपत्र रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब स्फेरिकल मिरर है तो आपने कनकेव मिरर बनाया, तो ये जो है ना कनकेव मिरर में जो ये वाला पार्ट है एम और एम डैश, ये क्या कहलाता है? तो याद रखिए ये एपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपर्चर। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग एक जीवाणु के कारण होता है? Which of the following sexually transmitted disease is caused by bacterium? देखो एड्स इज अ वायरस डिजीज, टाइफॉइड इज नॉट एट ऑल, टाइफॉइड एंड वॉर्ड्स आर नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया वायरस से होता है, उसके अलावा साइफिलिस करके याद रखिए। गोनोरिया एंड साइफिलिस आर दी टू बैक्टीरियल डिजीज, जबकि एड्स जो है वो वायरस से फैलता है, एंड यही तीन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोली जाती हैं। गोनोरिया, साइफिलिस और एड्स, ठीक है। A bullet of small mass and high velocity can penetrate a target deeper than a heavy stone thrown at the same speed, right? क्यों? क्योंकि चीज जितनी छोटी होगी, यानी कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना कम होगा, उसका इनर्शिया जो है वो कम होगा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो गोली जो है उसका मास क्योंकि कम होता है, उसका द्रव्यमान क्योंकि कम होता है, और पत्थर जो है हैवी स्टोन लिखा है ना, हैवी स्टोन अगर फेंका जा रहा है, हैवी स्टोन माइंडेड, हैवी स्टोन, देखो पत्थर कितना भी, अगर हम एक एवरेज साइज का और हैवी वर्ड लिखा हुआ है, तो वो गोली से तो भारी ही होगा ना। और छोटे कम मास की वस्तु को या गोली को आप बहुत तेज की शूट करोगे, प्रेशर के साथ जाएगी, तो इसका जो इनर्शिया है यानी कि जड़त्व है वो कम हो जाएगा, ठीक है। Which of the following correctly explains why gases can be compressed easily compared to solids and gases? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से बताता है कि गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि इजीली कंपेयर टू सॉलिड और गैसेस? देखो गैसेस को हम क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं ना वो ऑलरेडी पैक्ड होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड होते हैं वो ऑलरेडी पैक्ड होते हैं, इस तरीके से बढ़िया तरीके से सॉलिड जो पैक है ना। जो लिक्विड होते हैं वो भी समवेयर पैक ही होते हैं, इस तरीके से उनके मॉलिक्यूल्स भी ऐसे डेंसली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जो गैसेस होती है ना उनके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से फैले हुए होते हैं। तो क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो लूजली पैक हैं और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो कंपेयर हो जाती हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड नहीं होते हैं। गैसेस का मास एंड डेंसिटी हाई होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, लो होता है, ठीक है। गैसेस हैव लो काइनेटिक एनर्जी, नहीं, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से होती है। आप जब गैस को हीट करोगे एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो वो जल्दी से गर्म होते हैं, ठीक है। गैसेस डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, बाई स्पेस तो ऑक्यूपाई करते ही है ना, जिस वेसल में आप डाल रहे हो उसमें स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे ना वो। Why does growth in plant occur only in specific region? पौधे में वृद्धि किसी विशिष्ट या पर्टिकुलर स्पेशल एरिया में क्यों होती है? देखो पौधा जब बढ़ता है तो पौधे की जो ऊपर की, जैसे ये पौधा है ना, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम तना कहते हैं, और उसमें ये पत्तियां लगी हुई हैं और टॉप पे भी एक लीफ लगी हुई है, इस तरीके से, राइट।
और ये इसकी जड़ें हैं। तो ये जो जड़ें हैं ये क्या कर रही हैं यहाँ पे, ये नीचे की तरफ इस एरिया से ग्रो कर रही हैं, यहाँ से, ठीक है। और जो तना है वो इस एरिया से ग्रो कर रहा है, या जैसे शाखाएं हैं वो टॉप से ग्रो कर रही हैं, यानी कि टिप वाले पार्ट से ग्रो करती हैं, या चौड़ाई ग्रो करती है, या इस तरीके से लंबाई। स्पेसिफिक एरिया है ना, स्पेसिफिक एरिया अपने को याद रखने हैं कि पौधे में वृद्धि होने के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन पे ही लोकेटेड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं, इसीलिए वहीं से ग्रोथ जो है वो शो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? Olfactory indicators are used to check the acidic or basic nature of compound. Clove oil is used as olfactory. जो लौंग का तेल होता है वो olfactory indicator की तरह यूज किया जाता है. Clove oil is used to check the purity of any compound. लौंग का तेल होता है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है. लौंग का तेल किसी भी क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा? लौंग जो होती है ये बहुत तेज खुशबू देती है. ऑल्फैक्ट्री अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं. और ऑल्फैक्ट्री किसी भी चीज की प्योरिटी के लिए नहीं होता है, लेकिन एसिडिक और बेसिक चीजों के लिए हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है उसके लिए चेक हो जाएगी, ठीक है. तो ये याद रखिए, क्लोव जो है वो ऑल्फैक्ट्री की तरह यूज किए जाते हैं और एसिडिक और बेसिक कंपाउंड की तरह यूज करते हैं. तो मैं ए और बी लिखूंगी, सी को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगी. व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन? इथीन लिखा हुआ है, अच्छा हिंदी में इथीन लिखा हुआ है, इट शुड बी यहाँ पे इथीन ही होगा, ठीक है. इथीन, इथीन का मतलब हो गया CH2 राइट. अब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन जो है वो ऑलरेडी हमेशा 2 एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. ये जो रिएक्शन होगी ये हमेशा होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये बन जाएगा यहाँ पे CHBr एंड CHBr, ठीक है. CHBr और CHBr. तो ये क्या हो गया, 1,2-डाइब्रोमोमीथेन लिख दें इसको, सिंपल है. 1 नंबर पे और 2 नंबर के कार्बन पे दोनों पे ब्रोमीन जो है वो चिपका हुआ है, और अब ये ईन से एन बन गया, ये याद रखना है. मिथीन जो है, मिथीन से ये क्या बन गया, ब्रोमोमीथेन. यानी कि जो पहले डबल बॉन्ड था वो हट गया क्योंकि आपने 2 ब्रोमीन ऐड कर दिए. डबल बॉन्ड इसीलिए लगा था क्योंकि 2 कंपाउंड्स की या 2 एलिमेंट्स की बेसिकली कमी थी. तो यहाँ पे BrCH और BrCH, ठीक है. निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व को सही ढंग से पहचानता है जो प्रकृति में अणु के रूप में मौजूद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई an element that does not exist in nature as a molecule in nature. देखो है ना क्वेश्चन अटपटा. इनमें से कौन सा एक एलिमेंट की तरह आइडेंटिफाई होता है जो कि नेचर में मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है. इसका कहने का मतलब है कि ये जो एटम इसके हैं वो हमेशा सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि डबल. जैसे कि H2 है, ये हमेशा 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. फास्फोरस है वो P3, 4, 5 तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन 2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2, O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन अगर वही मैं नोवल गैसेस की बात करती हूँ तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन ये मोनो एटॉमिक हैं, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वहीं पे आपको लिखा भी है. इन क्वेश्चंस में ज्यादातर आंसर वो होते हैं जो आपकी किसी नोवल गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोवल धातु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हीलियम करके याद रख लीजिए. ओके नेक्स्ट. अब देखो एक और चीज मुझे आपको इस सेट से समझानी थी कि असर्शन रीजन में और स्टेटमेंट में क्या अंतर है. देखो असर्शन और रीजनिंग की अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो ये हमेशा लाइन लिखी होती है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दी 2 स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शन एंड रीजन, ठीक है. तो असर्शन जो है वो एक स्टेटमेंट है और रीजन जो है वो उसका कारण होता है. जैसे स्टेटमेंट क्या लिखा है, साउंड वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव, ये असर्शन है, ध्वनि तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं. रीजन क्या है, साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी कि ध्वनि तरंगों को हमेशा अपने प्रोपोगेशन के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, इसीलिए वो नॉन मैकेनिकल है. नाउ स्टेटमेंट 2 अपने आप में रीजन जो है ना, रीजन जो है वो ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो असर्शन है वो ही गलत है. मैकेनिकल होगी तब तो उसे माध्यम चाहिए ना,
नॉन मैकेनिकल को मध्यम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ठीक होगी तो ये गलत हो जाएगी, लेकिन ये ऑलरेडी ठीक है स्टेटमेंट, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। हम इसमें ऑप्शन में असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है, असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, या असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है और रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है हमें इसकी इन दोनों स्टेटमेंट्स को, या असर्शन और रीजन है वो जस्टिफाई करना होता है, असर्शन स्टेटमेंट है, रीजन उसका कारण है, राइट। यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि साउंड वेव्स नॉन मैकेनिकल अगर होती तो मीडियम नहीं चाहिए होता, लेकिन मीडियम क्योंकि मुझे पता है चाहिए, हवा में एयर में जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, इसका मतलब वो मैकेनिकल वेव्स हैं। तो रीजन ठीक है, असर्शन गलत है, ठीक है, असर्शन गलत है, रीजन जो है वो ठीक है। तो सी जो है वो मेरा आंसर होगा, 14 का करेक्ट आंसर है सी। Which of the following is a process in which absorbed substance from alimentary canal is transported to different organs where they are used to build complex substance? क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया है जो एलिमेंट्री कैनाल से अवशोषित पदार्थ विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसमें एसिमिलेशन याद रखिए, जो भी हमने खाना खाया है वो सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, खून जिसे हम कहते हैं, खून में हमारा जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, वो सारे चले जाते हैं और हमारे सेल्स को शरीर के अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाता है। इथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, या होने वाली रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो इथेनॉल लिखा हुआ है तो C2H5OH हो गया, इसको हमने हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, राइट। अब अकॉर्डिंगली जब H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, ठीक, हमने उसकी प्रेजेंस में उसको हीट कर दिया, तो ये क्या करेगा कि ये पानी को पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा और ये बना देगा CH2, है ना, CH2 और इधर एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा प्लस में पानी। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 और 5, 6, है ना, 4 और 5 और 6, तो 5 इधर और एक ये 6, पानी को बाहर निकाल दिया। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की, हाइड्रोजन के रिमूवल या पानी के रिमूवल को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि वाटर रिमूव हुआ है तो डिहाइड्रेशन है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ होता तो ऑक्सीडेशन हो जाता, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता तो रिडक्शन हो जाता। तो पानी के निकलने का किसी भी रिएक्शन में जो उसका टाइप है वो आपकी डिहाइड्रेशन होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हाट कैरेक्टर अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हैज। शाखा श्रृंखला रचना जो होती है उसका क्या मतलब है, तो श्रृंखला रचना का मतलब है कि कार्बन एटम्स जो हैं वो अटैच हैं एक मेन कार्बन से और उसके बाद ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन एटम्स आर, देखो क्लोज्ड रिंग होता तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता, फिर वो ब्रांच चेन नहीं लिखा होता। ब्रांच चेन में ऐसे स्ट्रक्चर है, फिर शायद बीच में भी कोई ब्रांचेस निकल रहे हैं। एटम्स आर अरेंज्ड इन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, तो आपकी ये तो फिर तो ये तो आपका स्ट्रेट लाइन कंपाउंड इसको कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, या फिर हम इसको हेट्रोसाइक्लिक, जैसे ये साइक्लिक है, साइक्लिक इस तरीके से ट्राइंगल जैसा, या हेक्सागोनल जैसे बेंजीन है, स्ट्रेट है तो वो ऐसे होता, ठीक है। बॉन्डेड टू 4 अदर एटम, ये इस तरीके से हो गया, समझ गए, 4 अदर एटम, स्ट्रेट चेन, साइक्लिक इस तरीके से, और ब्रांच में कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही होगी, इन ब्रांच पे कार्बन के साथ कुछ और चिपका होगा, ब्रोमीन, इथेन या खुद कार्बन। 2 रेजिस्टर 15 एंड 5 ओम, ठीक है, ये कनेक्टेड हैं सीरीज में विद अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग, तो देखो रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है तो सिंपल प्लस हो जाएगा, 20 ओम हो गया, वोल्टेज हो गया। अब मुझे सिंपल पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, करंट कैलकुलेट करना है तो V की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 12 है, रेजिस्टेंस की यहाँ पे 20 है, ठीक है। पॉइंट ऊपर लगा दीजिए, यहाँ पे 0 का 0.6 हो गया, 2 छिंग 12 होता है तो आंसर 2 छिंग 12 हो गया, सिंपल है। 2 फॉर्मूले पूछे हुए हैं। अ पोल्ट्री फार्मर वांट्स बर्ड्स दैट कंज्यूम लेस फीड
टॉलरेट हाई हीट एंड प्रोड्यूस क्वालिटी चिक्स, विच स्ट्रैटेजी शुड ही फॉलो। एक पोल्ट्री किसान ये चाहता है कि उसकी जो चिकन्स हैं, उसकी जो चिकन्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के चूजे दें, ज्यादा गर्मी जो है वो भी झेल सके और चारा भी कम खाएं, तो उसको किस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्रॉस ब्रीड एक्सोटिक एंड लोकल पोल्ट्री। क्योंकि जो कई सारी जो बाहर की है ना ये चिकन्स या मुर्गियां, वो ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती हैं, ठीक है। थॉमसन के एटम मॉडल के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू न्यूट्रॉन्स, नो। इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड रेंडमली इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड। अब इसमें देखो दो चीज याद रखना, एक्चुअली स्टेटमेंट ये ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट आई थी नील बोर के एक्सपेरिमेंट के बाद, राइट। स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये तो नील बोर के बाद आई थी ना। जब थॉमसन का मॉडल था तो थॉमसन के मॉडल में ये कहा गया था कि ये तो एक प्लम पुडिंग मॉडल है, जहां पे सारी जगह जो है वो पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं कहीं नेगेटिव है। प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल कहते हैं। तो थॉमसन का मॉडल ऑप्शन सी बताता है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रेंडमली इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ग्रुप डी का पेपर है ये, आंखें खोल के देख लो। आपको अगर कोई महज एक एक वर्ड के एमसीक्यू से साइंस कंप्लीट करा रहा है तो वो आपका पूरी तरीके से टाइम बर्बाद कर रहा है। ये ग्रुप डी के एक्चुअल सेट हैं। जब मैं आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, असर्शन रीजनिंग कराऊंगी, मैच द फॉलोइंग कराऊंगी, तब आप ये मत बोलना बिल्कुल भी कि मैडम ये आप क्या ही करा रहे हो, मुश्किल नहीं, पेपर ऐसा ही आएगा। अब आप मुझे बता दो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, कितना सिंगल एक लाइन एक वर्ड का क्वेश्चन है, नहीं है। एक वर्ड के क्वेश्चन दिखे आपको, सीधा एमसीक्यूज बहुत कम, मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज हाउ ग्रुप डी क्वेश्चंस पूछता है आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रेंडमली इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बिल्कुल ऐसा नजर आता है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, स्फीयर है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें कहीं कहीं रैंडमली फ्लो कर रहा है। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। जैसे तरबूज में होता है ना, पूरा ये तरबूज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज समझ लीजिए और जो बीज है वो नेगेटिवली चार्ज है। वो तो बाद में हमें पता लगा ना रदरफोर्ड और नील बोर से कि भाई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कहीं भी घूम रहे हैं, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और पॉजिटिव भी कहीं नहीं घूम रहा है, पॉजिटिव बीच में है न्यूट्रॉन के फॉर्म में। बहरहाल इसको हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। In reproductive health, the aim of contraception is, अब now see, I again and again repeat you one thing, एक एक दिन में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव से 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ट्विन बेबी किसी के हाथ में नहीं होते, आप बना नहीं सकते। टू हैव मोर बेबीज भी ऐसा कौन, मेरे को 10 बच्चे पैदा करने एक ही साथ, तो थोड़ी ना 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, to prevent unplanned pregnancy. If a female get pregnant and she doesn't want to get pregnant at this particular period of time, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला हिसाब है यहाँ पे भी। तो यू नीड टू डू कि आपको पहले से प्रिकॉशंस लेने हैं रादर देन टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना नुकसानदायक होता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया। प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो पौधे की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन या चिटिन फंगस की सेल वॉल को बोला जाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये बैक्टीरिया की होती है, और सुबेरिन जो है वो पौधों में जो आपके स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा होते हैं उनकी बनी होती है। इनमें से कौन सा बड़े डैम का नतीजा नहीं है, इनमें से कॉन्सिक्वेंसेस लार्ज डैम जो बनते हैं उनका नतीजा नहीं है। मतलब आपका ये सोशल क्वेश्चन है, ठीक है। डैम्स बनते हैं उससे दिक्कत तो होती है, सोशल नहीं है, नॉट कॉन्सिक्वेंसेस है। सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जंगलों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई। जंगल एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन अपोजिट होते हैं। एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, ठीक है, एफॉरेस्टेशन इज पेड़ों को लगाना। तो डैम्स में पेड़ लगाए नहीं जाते, पेड़ काटे जाते हैं, राइट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब बॉडी को हम फ्लूइड के अंदर पूरी तरीके से इमर्ज करते हैं, हाफ या पूरी तरीके से, इट एक्सपीरियंस्ड। अब ये अगर आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थ्योरी पढ़ी होगी या उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा या उनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो ये कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुली, यानी कि पूरी तरीके से या हाफ,
it experienced an upward force equal to the weight of the fluid displaced by the body. डेफिनेशन लर्न कर लीजिए. पूरी डेफिनेशन ये कहती है किसी भी वस्तु को पूरी तरीके से या पार्शली यानी कि आधा अधूरा किसी भी पानी के अंदर ऐसे डाला जाता है, वो ऑब्जेक्ट पानी की द्वारा भी एक फोर्स महसूस करता है और उसकी वजह से, जैसे आपने लोहे की बड़ी सी बॉल को पानी में डाल दिया, बॉल नीचे चली जाएगी, हालांकि पानी फोर्स लगा रहे, लेकिन डेंसिटी क्योंकि लोहे की ज्यादा है तो वो चीज नीचे गिर जाएगी, लेकिन बॉल का जितना वजन है उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा. ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. ठीक है, याद रखना है, पूरा फॉर्मूला है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिटेल में करेंगे. बहरहाल थ्योरी यही सिखाती है आपको. अगर आप चैप्टर पढ़ोगे प्रेशर वाला तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अलग से पढ़ोगे और फिर इस क्वेश्चन में समझने में कोई भी तकलीफ समस्या नहीं होगी. तो ये पूरा सेशन आज का. थ्योरी सेक्शन आपका ऑलरेडी क्लास 24 पे चलने लग रहा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए. टेस्ट सीरीज भी चल रही है और क्लास 24 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए. रीजन इज कि उस पे हर दिन आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, टेस्ट, ये सब कुछ अपलोड होता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. तब तक आप चीजें देखते रहिए. सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए क्योंकि डेली यहाँ पे सेशन ही आएगा. थैंक यू सो मच.